हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। सो आई होप आपको याद होगा कि हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके दो पार्ट हो चुके हैं। तो आई होप आपने उसके दो पार्ट्स देखे होंगे, एंजॉय किया होगा, सुना होगा और उसके एक्सप्लेनेशन को भी आपने अच्छे से समझा होगा, राइट? चलिए, अब ये जो पार्ट है दैट इज द थर्ड पार्ट और इस थर्ड पार्ट को हम लोग एग्जैक्टली वहां से ही छोड़ रहे स्टार्ट कर रहे हैं जहां से आई हैव जस्ट फिनिश्ड इन दैट पार्ट नंबर 2 ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस. So as you can see on the screen, we have just left from this point pulled towards the rod. We have just left towards from this point. Okay. So now I'm going to start with this example. This example, as you can see, example number 1.1. I will explain this example for all of you, and all of you will just try to understand each and everything. जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं, बहुत अच्छे से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा और एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसको अपने ब्रेन में, माइंड में, दिमाग में प्रोसेस कीजिएगा और सोचिएगा कि हाँ, उस पॉइंट का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है। अगर आप 100% कंसंट्रेशन बनाए रखेंगे तो आपको चीजें बहुत आसानी से और बहुत जल्दी समझ में आएंगे। आई होप आप सभी लोग तैयार होंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. And this is the example number 1.1, and the example is how can you charge a metal sphere positively without touching it. यानी आपको एक metal sphere को कंडक्टर है जो उसको चार्ज करना है, उसको बिना टच किए हुए. As you can see on the screen, the figure shows an uncharged. Where is the figure? Yes, you can see the figure are here. You can see on the screen. This is the figure number A, B, C, and D, right? So this is actually the explanation of this. So I'm just going to explain all of these figures and the parts of that. So please listen very carefully. And you can see in figure number A, uncharged metallic sphere on an insulating metal stand. Insulating metal stand, that point to be noted बच्चों. यहां पे इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो भी पार्ट है इसको इंसुलेटिंग बोला जा रहा है, राइट? दिस इज इंसुलेटिंग मेटल स्टैंड, राइट? ब्रिंग अ नेगेटिवली चार्ज रॉड क्लोज टू द मेटालिक स्फीयर एज शोन इन फिगर. आपको इसको टच नहीं करना है. एज द रॉड इज ब्रॉट क्लोजर टू द स्फीयर, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द स्फीयर मूव अवे ड्यू टू द रिपल्शन एंड स्टार्ट पाइलिंग अप एट द फार्दर एंड. फार्दर एंड का मतलब जो दूर पे है. देखिए, जैसे यहां पर आप देखें, इसको फिगर नंबर ए में ये इंसुलेटिंग है, यहां पर मेटल स्फीयर है ये, और ये जो आपको दिख रहा है ये पूरी तरह से इंसुलेटिंग है, यानी इसका अर्थ के साथ कनेक्शन या जहां पर भी रखा है उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है. और इसमें आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे होंगे और वो पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे. जैसा कि आपको पता है कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पूरे में मूव करते हैं, मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन साथ में ही इमोबाइल आयंस, जहां से ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए होते हैं, अपने पीछे एक पॉजिटिव आयन छोड़ते हैं जो कि मूवेबल नहीं होता है, इमोबाइल होता है, रेस्ट पे रहता है. लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मूवेबल होते हैं, फ्लोएबल होते हैं, ये फ्लो कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, राइट? तो अब यहां से देखिए, जैसे ही हम इसके पास, अब यहां से आप सेकेंड पार्ट है, सॉरी ये सेकेंड पार्ट नहीं है, जस्ट आई हैव टू इरेज दिस. सेकेंड पार्ट को मैं आपको यहां से दिखा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए. यहां से हम लोग यहां पहुंचते हैं और इसमें कहा गया है कि अगर आप इसके साथ एक नेगेटिव रॉड लाते हैं, लेकिन इसको टच नहीं कराते हैं, इसके पास लाते हैं, तो क्या होगा कि ये नेगेटिव आयंस इससे रिपेल हो जाएंगे. रिपेल होके मैक्सिमम दूर तक भागना चाहेंगे, लेकिन वॉल्यूम से आगे नहीं जा सकते. तो दैट कैन नॉट emit from the surface, they cannot emit from the metal sphere. यहां से दूर नहीं जा सकते हैं, तो नेगेटिव मैक्सिमम पॉसिबल जो डिस्टेंस होगी वहां पर पहुंच जाएंगे और ये सरफेस पे आ जाएंगे. जहां से ये इलेक्ट्रॉन गए होंगे वहां पर पॉजिटिव आ जाएगा. तो देखिए, इस नेगेटिव चार्ज को लाने पर जो इसके पास वाला एंड था उस पे अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो इसको बोला जाएगा पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज. एंड एग्जैक्टली इक्वल मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज यहां पे इंड्यूस्ड होगा, इसको नेगेटिव चार्ज बोला जाएगा. अब अगले पार्ट में आप देखते हैं कि ये बी के बाद यहां पहुंचते हैं सी वाले पार्ट में. सी वाले पार्ट में क्या हुआ है कि आपने इसको ग्राउंडिंग कर दिया है, अर्थिंग कर दी है. अर्थ करते हैं, अर्थ का जो भी पोटेंशियल है वो जीरो होता है या उस पर इनफाइनाइट सोर्स ऑफ चार्ज है.
अर्थ से ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज वेरी मच वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज द अर्थ एज्यूम टू बी अ इनफाइनाइट सोर्स बॉडी और इट्स पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर ऑफ द पोटेंशियल टिल नाउ. सो जस्ट लीव इट. व्हाट अबाउट द पोटेंशियल? जस्ट लीव इट. ओके, डोंट वरी अबाउट द पोटेंशियल. जस्ट you have to remember and you have to just understand that earth will act, or earth is acting as a infinite source of charge, right? If earth is an infinite source of charge, so earth can provide any number of charge or can absorb any number of charge. So if, as you can see here, this is the negative excess charge. So as soon as you connect this point to the earth, right, this point to the earth, all the negative charge, all the free electrons, as they are excess, they will go to the earth. And if they will go to the earth, so there is a no charge on it, on this surface, right? इस surface पर यहां पर सारा का सारा charge अर्थ में मूव कर गया है. और अब जब आप अर्थ को रिमूव कर देते हैं, अर्थिंग को रिमूव कर देते हैं, तो यहां पर इस पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह गया, क्योंकि इधर वाला जो भी नेगेटिव चार्ज था वो सारा का सारा अर्थ में चला गया है अर्थिंग की वजह से. ठीक है, इसी एग्जांपल को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. एंड नाउ अब आप अगर इस नेगेटिव को हटा लेते हैं, जो आप नेगेटिव चार्ज रॉड लाए थे, जो इन पॉजिटिव को अट्रैक्ट किए हुए थी, बाउंड किए हुए थी, राइट, इनको हम लोग बाउंडेड चार्ज भी कह सकते हैं, कि ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज आपस में बाउंडेड है. इन दोनों को आपने ऐसे रख लिया है. जैसे ही आप इसको रिमूव करेंगे, अब ये पॉजिटिव चार्ज देखिए ई वाले फिगर में ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस पूरे स्फीयर में, और इस तरह से हमने इसको बिना टच किए हुए, देखिए किसी ने टच नहीं किया, ना आपने टच किया है इसको, ना रॉड से टच कराया है, और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया है. और इसी चीज को एग्जाम्पल ने आपसे पूछा था. यू कैन सी हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट. आई होप ऑल ऑफ यू गॉट अंडरस्टूड. सभी को ये बात समझ में आ गई है. आगे बढ़ते हैं. इन दिस एक्सपेरिमेंट द मेटल स्फीयर गेट्स चार्ज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन एंड द रॉड डज नॉट लूज एनी ऑफ इट्स चार्ज. पॉइंट टू बी नोटेड, राइट? Rod doesn't lose, right? Rod doesn't lose any of its charge. Similar steps are involved in charging a metal sphere negatively by an induction. ये जो प्रोसेस थी, इस प्रोसेस को हम लोग इंडक्शन बोलते हैं, और बिल्कुल इसी प्रोसेस से हम किसी भी मेटल स्फीयर को नेगेटिवली चार्ज भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पॉजिटिव रॉड को पास लाना पड़ेगा. देखिए यहां लिखा है, by bringing a positively charged rod near it. In this case, the electrons will flow from the ground to the sphere when the sphere is connected to the ground with a wire. Can you explain? I hope all of you will explain it easily. You can explain because you all are smart enough. और आपने इस चीज को बहुत अच्छे से सुना और समझा है कि अर्थ एक इनफाइनाइट सोर्स ऑफ चार्ज की तरह बिहेव करती है. जब जहां जैसे जब भी जरूरत पड़ती है, तो वो एक्सेस चार्ज को एब्जॉर्ब भी कर सकती है और एक्सेस चार्ज प्रोवाइड भी कर सकती है. तो इसी तरह से आपका ये वाला पार्ट खत्म होता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, एंड द नेक्स्ट पेज यू हैव द न्यू टॉपिक एंड द न्यू आर्टिकल दैट यू कैन सी 1.5, and in this we are going to discuss some very important thing and which are very much important for your NEET point of view, the properties of the electric charge, right? जो अभी हम लोग ने चार्ज, जिसको कभी आप प्लस क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हो, कभी स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हो. इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव. देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस. पॉजिटिव एंड नेगेटिव doesn't mean positive means more, negative means less, or excess of charge or deficiency of charge. No, not at all. Positive and negative just to differentiate the charges, one kind of charge and another kind of charge, right? So let's get started. We have seen that there are two types of the charge, namely positive and negative charge, and their effects tend to cancel each other. Here we shall now describe some other properties of the electric charge, as I told you. If the sizes of charge bodies are very small as compared to the distance between them, we can treat them as a point charge. ध्यान रखिएगा, point charge की क्या definition है, कि अगर चार्ज बॉडी है, अगर वो बहुत बड़ा स्फीयर भी है, और उससे हम बहुत ज्यादा उसकी रेडियस से ज्यादा कंपेयर करें, तो बहुत ज्यादा, मान लो रेडियस है 1 मीटर,
और हम उसको 1 किलोमीटर की डिस्टेंस से देखें तो हमें वो 1 किलोमीटर रेडियस वाला स्फीयर भी एज ए पॉइंट चार्ज कंसीडर करना होगा, राइट। इस लाइन का यही मतलब है, ऑल द चार्ज कंटेंट ऑफ द बॉडी इज एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड at one point in space, and that point can be assumed or can be known as the center of charge, as you might be aware of center of mass. The similar way you can assume it as a center of charge, right? Now let's discuss properties, the basic properties of the electric charge. The first property is additive nature, all the additivity of the charges, right? So we have not as yet given a quantitative definition. अभी तक हम लोग qualitative definition की बात कर रहे थे। अभी तक इससे पहले वाली जितनी भी चीजें आपने इसमें पढ़ी हैं, these all are qualitative analysis or the qualitative definition of the charges, right? Now we are going to some quantify it. So we have not as yet given a quantitative definition of the charges. We shall follow it up in the next session, definitely. We shall tentatively assume that this can be done and proceed. If a system contains 2-point charges Q1 and Q2, the total charge on the system obtained by simply adding them, right? We can add them simple algebraically, means 5 and 4. So we can say 5 plus 4 if both are positive, so plus 5 charge or plus 5 coulomb, or you can say plus 2 coulomb of charge. So net what you can say, plus 7 coulomb of charge. But if you have plus 5 coulomb of charge and another you have minus 2 coulomb of charge, then by additivity, all the additive property of the charges or the electric charges, you can say the total charge is now plus 3 of coulomb. So you can add or subtract them as per the requirement if they are positive and negative. So here you can see something. These are the scalar charges add up like a real numbers. Okay, we can add them like a real numbers, or they are scalars like the mass of the body. If a system contains n charges q1, q2, q3 up to qn, then the total charge of the system is q1 plus q2 plus q3 plus qn. Charges has magnitude but no direction. Point to be noted. This is the very important point कि charge एक scalar quantity है, electric charge एक scalar quantity है, gravitational mass एक scalar quantity है, it has the magnitude and no direction in it, right? Similar to the mass as I told you. However, there is one difference between the mass and charge. Mass of the body is always positive. There is only and only one kind of the mass. We also can say the mass is a gravitational charge, right? We also can say. Point to be remembered. But mostly we use it as a mass, but mass is only and only one type, means the positive always, and the gravitational force between the masses is always attractive in nature. As you can see, gravitation is always attractive in nature. You can say the Newton's law of gravitational attraction, right? Whereas the charge can be positive or negative. So proper sign have to be used while adding the charges in a system. For example, the total charge of the system containing 5 charges, plus 1, plus 2, minus 3, plus 4 and minus 5. So we can add them by simple algebraic method, plus 1, then plus 2, then minus 3, then plus 4, then minus 5. When you sum up or add them with the proper sign, you will get minus 1. So you can say the total charge on the system or the body is minus 1 coulomb of charge. So I hope all of you understood what is that the additive property of the charge. Now the second one, as you can see, the charge is conserved. We have already hinted to the fact that when bodies are charged by rubbing, frictional electricity, there is a transfer of some electrons from one body to the another, right? As I told you in first part of this audiobook, कि जब भी हम दो bodies को रब करते हैं या रगड़ते हैं या आपस में टच कराकर ऐसे रब करते हैं, तो उनमें से एक बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरी बॉडी में चले जाते हैं. जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि उस पे एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जहां पर वो निगेटिव जिस बॉडी पर चले जाते हैं वहां पर एक्सेस ऑफ निगेटिव चार्ज आता है, तो वो बॉडी निगेटिवली चार्ज कहलाती है. इस बात को आपको ध्यान रखना है, यही चीज यहां पर इस लाइन में लिखी गई है. सो no new charges are either created. चार्ज क्रिएट नहीं होते हैं, डिस्ट्रॉयड नहीं होते हैं.
right? They can only transfer from one body to another body. A picture of particles of electric charges enables us to understand the idea of the conservation of charge. When we rub two bodies, what one body gains in charge, other body loses. Okay, a body loses some electron, another body gains some electron. When a body loses some electron, then it becomes positively charged. You have to remember this, right? अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो उस बॉडी पर पॉजिटिव एक्सेस हो जाता है, तो हम उस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। और जहां पर दूसरी बॉडी उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है तो उनके पास एक्सेस ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज होता है, तो उस बॉडी को हम नेगेटिवली चार्ज बोलते हैं। ये एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड दैट यू हैव टू रिमेंबर, राइट? इसको आप याद रखिएगा, अगर जरूरत पड़े तो आप कॉपी में इसको लिख भी सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। Within isolated system consisting of many charged bodies, but the charge remains conserved due to the interaction among the bodies, charges may get redistributed, but it is found that the total charge of the isolated system is always conserved, right? So you can say the charge cannot be created, not be destroyed. It can only and only transfer from one body to another body, right? This is known as the conservation of charge. तो ये बात आप याद रख सकते हैं. This is the conservation of charge has been established experimentally, right? So ये चीज हम लोग ने experimentally पता लगाई थी, तो experimental proof है इसका, right? So it is not possible to create or destroy the net charge carried by any आइसोलेटेड सिस्टम। यहां पर मैं आपको अलग से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूं। चार्जलेस और न्यूट्रल ये दो अलग अलग चीजें हैं, राइट? न्यूट्रल मींस भी जीरो चार्ज, चार्जलेस मींस भी जीरो चार्ज, बट न्यूट्रल का मतलब अलग है और चार्जलेस का मतलब अलग है। अभी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। दोनों पे जीरो चार्ज है, नेट चार्ज जीरो है दोनों पे, बट न्यूट्रल अलग चीज है, चार्जलेस अलग चीज है, राइट? ओके, सो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, थोड़ा सा केमिस्ट्री के हिसाब से आप अगर देखें, मैं एग्जाम्पल पे देखूं, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एन एटम, why I am saying this? Because the number of proton and number of electrons are positive and negative are equal, so the net charge is zero. So you can say this is not chargeless. It has the charge, but it has the equal number of positive and negative charge, so it is not chargeless, it is electrically neutral. But the neutron itself is a chargeless. It has no charge at all. Okay, so chargeless and neutral both are the different thing. Let's move on. Sometimes nature creates charged particle. A neutron turns into a proton. Nuclear reaction है, बहुत ज्यादा पंगे वाली है ना? न्यूक्लियर रिएक्शन से अपने को पंगा नहीं लेना है, याद रखिएगा इसको। Turns into a proton and an electron. The proton and electron thus created have equal and opposite charges, and the total charge is zero before and after the creation, right? So इस तरह की कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगी जहां पर हम लोग एनहिलेशन का नाम देंगे, राइट? एंड पेयर प्रोडक्शन का, ये जो अभी मैंने आपको बताया, create a neutron converted into or turns into a proton and electron, this is known as pair production. This is known as pair production. आगे आपको जानने को मिलेगा, अभी बस आप इसको इतना ही जाने और यहीं तक समझें। आगे जब न्यूक्लियर फिजिक्स में मैं आपको बताऊंगा तो वहां पे पूरा और एक्सप्लेन इसको करूंगा विद रिएक्शन। नाउ वी शुड मूव another article, that is the another point you can see is 1.5.3, which is known as the quantization of the charges, right? इसको quantization of charge कहते हैं। क्या है क्वांटाइजेशन? देखिए ध्यान से, एक्सपेरिमेंटली इट इज एस्टैब्लिश दैट ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, मतलब 5 गुना। ऐसा नहीं है कि 2.5 टाइम्स हो जाए, 3.7 टाइम्स हो जाए, 1.5 टाइम्स हो जाए। इट्स नॉट पॉसिबल। ईदर इट मस्ट बी 1 टाइम और 2 टाइम और 3 टाइम और 4 टाइम और 5 टाइम और 6 टाइम और 1000 टाइम और 1000 टाइम और 10,000 टाइम और 1 lakh times, right? Integral must be the whole number, not should be in fraction. It cannot be like 25 by 4, 13 by 2, 2 by 3, 3 by 5, 3 by 2, something like that. It cannot possible. Why? I will explain definitely. Integral multiples
of our basic unit of charge. The unit of charge, the main basic unit of charge is electronic charge, E negative. All of you should know, I think. Already know that the electron has a negative charge and the value or the amount of the charge is 1.67 into 10 to the power minus 19 coulomb. ओके, आई होप आपको ये कूलम यूनिट ऑफ चार्ज पता होगी. एक इलेक्ट्रॉन पे इतना ही चार्ज होता है. एक प्रोटॉन पे देखा जाए पॉजिटिव चार्ज होता है, तो सेम अमाउंट बट पॉजिटिव इन नेचर. sorry, 1.67 into 10 to the power minus 19 coulomb. This is also a positive one. So let's move on, where n is any body has a charge that is always and always equal to q is equal to plus minus n times of electronic charge. या तो किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट. ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, 2/3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया. तो जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे किसी भी बॉडी पर उतना ही निगेटिव या उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा. दिस शुड बी नोटेड डाउन. And that the n, where n is the number, q is equal to plus minus ne, as I'm telling you. So where n is any integer, positive or negative, this basic unit of charge is the charge that an electron or proton have. By convention, the charge on an electron is taken to be negative, as I told you. Therefore, charge on an electron is written as minus e, and that on proton is plus e, right? I already told you. The fact the electric charge is always an integral multiple of E is termed as quantization of charge. This is a very important word, or the line, or the phrase. You can remember this. Quantization of charge means any object must have the charge equal to the integral multiple of electronic charge. It may be positive or negative, but must be quantized. There are a large number of situations in physics where certain physical quantities are quantized. The quantization of charge was first suggested by the experimental law of electrolysis discovered by English experimentalist Faraday. It was experimentally demonstrated by the Millikan, the experiment name is Millikan's oil drop experiment in 1912, right? In international system or SI units, a unit of charge is known as coulomb and is denoted by symbol capital C. A coulomb is defined in terms of the unit of electric current, which you are going to learn in next chapters. In terms of this definition, 1 coulomb is the charge flowing through a wire in 1 second if the current is 1 ampere. Rate of flow of charge is known as electric current. I hope all of you know that. So for this you have to just go through the chapter number 2. So definitely we will go, don't worry about that. The electronic charge is 1.60219 into 10 power minus 19. So therefore we have 6 into 10 to the power 18 electrons in 1 coulomb, right? So this number you should remember. How many electrons in 1 coulomb? 1 coulomb charge approximately is equal to, means minus 1 coulomb, because we are talking about the electron. So it has 6 into 10 to the power 18 number of electrons. Okay, so this number you should remember. In electrostatic, charges of this large magnitude are seldom encountered, and hence we use a smaller unit, that is 1 microcoulomb. 1 microcoulomb. The relation between micro means 10 to the power minus 6. Milli means 10 to the power minus 3. Pico means 10 to the power minus 12, which is not written here. So I am just telling you, micro 10 power minus 6. Pico 10 power minus 12, milli 10 to the power minus 3 coulomb. If protons and electrons are the only basic charges in the universe, point to be noted. If protons and electrons are the only basic charges in the universe, all the observable charges have to be integral multiples of electron. Thus, if a body contains n1 electrons and n2 protons, the total amount of charge on the body is n2 electrons
plus n1 electrons. So n electrons has negative charge, so total you can say n2 minus n1 into electronic charge. Electronic charge you can say is equal to minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Just go with that, okay? Since n1 and n2 are the integers, their difference is also an integer. Thus, the charge on any body is always an integral multiple of electron, can be increased or decreased in terms of E. The step size E is, however, very small at the macroscopic level, but we deal with charges of few microcoulomb. Micro, as I told you, 10 to the power minus 6. At this scale, the fact that charge of a body can increase or decrease in unit of electron or E is not visible. In this respect, the grainy nature of the charge is lost and it appears to be the continuous. Very simple, because ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है -19 कूलम है, बहुत छोटा है, बट फिर भी यूनिट जो चार्ज की है उसको इतना ही माना जाता है. Now, next one is, as you can say, the situation can be compared with the geometrical concepts of the points and lines. A dotted line viewed from a distance appears continuous to us, but is not continuous in reality, as many points very close to each other normally give an impression of a continuous line. है ना? We will use, हम लोग बहुत जगह यूज करेंगे continuous distribution of charge. तो वो कंटिन्यूअस का मतलब उस पे इलेक्ट्रॉन्स ही रखे होंगे, लेकिन हम मैक्रोस्कोपिक देख रहे होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन के साइज से तो हम बहुत बड़े साइज में देख रहे होंगे, तो उन पार्टिकल्स को हम लोग कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मान लेंगे, ऐसा इस पैरा का मतलब है. मेनी स्मॉल चार्जेस टेकन टुगेदर अपीयर्स एज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? सो आई होप ये बात आप समझ गए होंगे. At the macroscopic level, one deals with the charges that are enormous compared to the magnitude of the charge E. Since electronic charge is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, a charge of magnitude say 1 microcoulomb contains something like 1 microcoulomb means 10 to the power 13 times the electronic charge. At this scale, the fact that charge can increase or decrease only in units of E is not very different from saying that charge can take continuous values. Integral values means 1, 2, 3,000, 10,000, 1 lakhs. That is the whole number, right? Thus, at the macroscopic level, the quantization of charge has no practical consequences and can be ignored. However, at the microscopic level, where the charges involved are the order of a few tens or few thousands or few hundreds of electrons. They can be counted. They appear in discrete lumps, and quantization of charge cannot be ignored. It is the magnitude of scale involved which is very much important. Now guys, we have the another example that you can see here on the screen, example number 1.2. According to this, if 10 to the power 9 electrons moved out from a body to another body every second, right? यानी एक सेकेंड में 10 to the power 9 electrons एक बॉडी से निकाल के दूसरी बॉडी में डाले जा रहे हैं. How much time is required to get 1 coulomb of the other body? तो कितनी देर में 1 coulomb का चार्ज आएगा? तो पहले आपको देखना होगा कि 1 coulomb का चार्ज है कैसा, राइट? तो 1 coulomb का चार्ज में आप देखें कि 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में है. तो सबसे पहले देखें द चार्ज गिवन आउट इन 1 सेकेंड, तो 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो एक इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनसे हमने मल्टीप्लाई किया एक सेकेंड में 10 टू द पावर 9, यानी एक सेकेंड में हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 coulomb of charge, right? The time required to accumulate a charge of 1 coulomb can be estimated as this. अभी आपने देखा कि एक सेकेंड में इतना चार्ज जा रहा है. अब जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा, आप भी शॉक हो जाएंगे. एक सेकेंड में
10⁹ इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला तो हमने ये देख लिया कि एक सेकेंड में इतना चार्ज आ रहा है, दिस मच कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड, राइट। अभी क्या करना है, आपको 1 कूलम चार्ज चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 कूलम को इससे डिवाइड, यानी 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻10। तो जब आप इसको 1 डिवाइडेड बाय इतना कर लेंगे तो इसका मतलब होगा कि एक सेकेंड में अगर इतना है तो 1 कूलम चार्ज होने में कितने सेकेंड्स आएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 बाई 1.6 10⁻10 करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी बच्चों, स्क्रीन पे देख लीजिए, 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड, इतने सेकेंड्स लगेंगे। समझ रहे हैं आप? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड्स की जरूरत होगी, और वो अगर आप कन्वर्ट करें तो कितना सेकेंड्स को कन्वर्ट करेंगे, फिर आप इसको सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करें, फिर मिनट को डेज में कन्वर्ट करें, फिर डेज को ईयर्स में कन्वर्ट करें, तो आप देखेंगे ये आ जाएगा 198 ईयर्स, मतलब 198, ऑलमोस्ट आपको 200 ईयर्स लगेंगे 1 कूलम का चार्ज एक्यूमुलेट करने में उस बॉडी पर, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आई है और इसमें किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आ रही होगी। सो एवरीवन गॉट इट, राइट। सो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एज यू कैन सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 1.3। इससे पहले हम लोग ने 1.2 देखा था। नाउ लेट्स डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 1.3 और इसी के साथ ये वाला पार्ट खत्म होगा, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो 1.3 में क्या है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन cup of water? That is a very much important, right? This example is very much important, so just see it very carefully. A cup of water पूछा गया है, एक cup of water में कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज होगा, तो बहुत ध्यान से देखें। सो लेट्स एज्यूम दैट मास ऑफ 1 कप, लेट्स एज्यूम, इसमें हमें एज्यूम करना पड़ेगा, एवरेज कप लिया जाएगा, कप ऑफ वाटर इज 250 ग्राम, तो 250 ग्राम वाटर ले लिया। मॉलिक्यूलर मास कितना है बच्चों, 18 ग्राम होता है वाटर का H2O, राइट। 1 मोल, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है ग्राम वेट्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। आई होप आपको ये पता होगा कि अगर हमें किसी चीज के मोल्स निकालने हैं तो ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो अभी ग्राम वेट कितना आपने देखा, 250 ग्राम, राइट। मॉलिक्यूलर वेट कितना देखा, 18, ये तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए। अभी आपको पता है एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स या एटम्स हम लोग देखते हैं, तो अब यहां पर आपको देखना पड़ेगा कितने मॉलिक्यूल्स। एक मोल में मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.0224, हम 6.02 ले रहे हैं सिर्फ, इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं एक मोल में। तो हमारे पास मोल कितने हैं ये, तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मींस आप करेंगे 250 डिवाइडेड बाय 18, ये मोल्स हो गए। एक मोल में इतने हैं तो आप करेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। बहुत ध्यान से देखेंगे, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, जितने मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएंगे एक में, अब ध्यान देखें इतने मॉलिक्यूल मिल गए। अब इस मॉलिक्यूल्स में आप देखें H2O, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल में आपको देखना होगा कि कितने हाइड्रोजन एटम 2 हो गए, उस हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कितने प्रोटॉन्स होंगे। आपको पता है H2, H क्या होता है, 1H1, 1H1 का मतलब है कि 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा कि 1 ऑक्सीजन एटम को आपको पता हुआ है कितने होते हैं,
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो H2O में अगर यहां देखें, जैसा यहां लिखा है, ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। So 10 electrons and 10 protons. Hence, the total positive and total negative charges the same magnitude, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो ऑक्सीजन में 8 हो गए इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन में 2, तो कितने हो गए 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स इतने ही प्रोटॉन्स होंगे। तो आपको इसको क्या करना है, इस नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें और उतना कैलकुलेशन आएगा 1.34 इंटू 10⁻⁷। इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एग्जैक्टली इतने ही प्रोटॉन्स होंगे, राइट। तो आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, यहां तक की बहुत सारी बातें सीख ली हम लोग ने। सो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। अगर आप इसमें कोई सजेशन देना चाहते हैं देन डेफिनेटली वो सजेशन मैं इंक्लूड करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इसको प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। इस पार्ट में यहीं तक के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो बात करेंगे वो कूलम्स लॉ की बात करेंगे, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जस्ट कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लिसनिंग। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट गाइस।